Hey everyone, welcome to lecture number 32 of Political Science Daily Factual Revision. दोस्तों आपको पता ही है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको एक ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, वो है कि यार फैक्ट्स याद नहीं होते पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कि यार ये बुक किसने लिखी है, ये कौन सी चीज़ कहाँ हुई है। तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें आपको याद करा दूँ। सुबह रोज़ हम बोलते हैं ना कि सुबह पढ़ने का याद रहता है, तो इसलिए सुबह 6 बजे मैं आपको एक वीडियो निकालती हूँ। उसमें 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। कुछ फैक्चुअल डेटा होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए। इसको दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार तो देखा ही करो। ठीक है, एक बार देखो। इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम में नोट्स तो मिल जाएंगे, बट मैं आपको फिर भी रेफर करूँगी कि आप ना ये जितनी भी वीडियोस हैं उससे जो ये फैक्ट याद करते हो वो खुद ही लिखा करो। क्यों? क्योंकि उसे लिख लिख के आपको बेटर याद रहेगा। ऐसे ही आप सारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलो, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको शेयर करना चाहिए भाई। लाइक करो, जो न्यू व्यूअर है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और जो मैं कमेंट करना ज़रूरी है, क्या कमेंट करना है भाई? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे एक अगर मुझे कोई फैक्ट याद मैंने आपको कराया है, उससे संबंधित मुझे कुछ और फैक्ट याद आ गया, मुझे लग रहा है कि यार ये भी मैंने बार बार एक किसी एग्जाम में देखा हुआ है, तो वो आपको कमेंट करना है। क्यों? क्योंकि तैयारी तो आपकी हो रही है ना, मेरे पास तो है JRF। ठीक है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 32। पहला फैक्ट है हमारा कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलो पहले मैं आपको चार्ज एक्सपेंडिचर बता देती हूँ। एक आपको पता होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मेंशन कर रखा है। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कर रखा है, सॉरी। ठीक है, वर्णित है, उसका पूरा वर्णन कर रखा है पूरा अच्छे से। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होती है? चार्ज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होती है कि जिसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, यानी कि ना पार्लियामेंट को उस पर मतलब वोटिंग वगैरह नहीं करानी होती। वो खर्चा सीधे सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल जाता है। ठीक है, उस पर सिर्फ डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कौन सा खर्चा, जैसे कि प्रेसिडेंट के अलाउंसेस, ठीक है, राष्ट्रपति के भत्ते, ठीक है, आपके हाई कोर्ट जजेस की पेंशन, आपके चेयर स्पीकर और चेयरमैन है ना आपके लोकसभा राज्यसभा के, उनके अलाउंसेस, ये सारे चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे बताना कि कौन सी चार्ज एक्सपेंडिचर है, वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। राइट, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है। अच्छा, जो बजट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बजट शब्द है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द मेंशन है जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये कौन से अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बजट होता है वो लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 14 दिन होते हैं जिसमें वो अमेंडमेंट्स यानी कि कुछ भी अगर बदलाव करना है तो उसका सुझाव दे सकती है। तो मैंने क्या बोला? सुझाव दे सकती है, ज़्यादा पावर नहीं है, सुझाव देना है। अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लेना है, उसको स्वीकार कर लेना है तो ठीक है, अदरवाइज वो बिना उसके स्वीकार के भी बजट पास कर सकते हैं। ये जो बजट होता है इसको रिकमेंड किसकी सिफारिश पे आता है? जब प्रेसिडेंट सिफारिश करता है तो आता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर फिर लेके आते हैं उसको। उसके बाद इसका पास होना बहुत ज़रूरी होता है और इस पे प्रेसिडेंट असेंट देते ही देते हैं कि इसमें हाँ, जब भी पास हो जाते हैं दोनों हाउसेस में तो प्रेसिडेंट को हाँ बोलनी पड़ती है। अच्छा, अगर कोई आपको अमाउंट निकालनी है किसी एक फाइनेंशियल, ठीक है, आप क्या करते हो? अमाउंट कैसे निकालते हो? पार्लियामेंट आपको पूरा वो देता है। ठीक है, पूरा पास वास करते हैं, आपके फाइनेंशियल बिल पास होते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल पास होते हैं, आपको ग्रांट्स मिलती हैं। अगर समझ लो आपकी ग्रांट कम हो रही है, मतलब जब किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपयुक्त राशि अपर्याप्त हो रही है, ठीक है, बहुत कम हो रही है, तो इसके अनुकूल आपको अनुदान कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? और आपको कुछ ग्रांट्स देते हैं, उसको क्या बोलते हो? सप्लीमेंट्री ग्रांट। अच्छा, दो टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी क्या होती है? एडहॉक कमेटी। ठीक है, स्थायी समिति और संदर्भ समिति। राइट। अच्छा, कमेटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं बता देती हूँ। कमेटी में क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे कोई भी कमेटी का ईयर पूछ लेंगे कि कब आई थी। अगर कोई ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है कि राज्यसभा में है, वो वाली पूछ लेंगे। मेंबर्स पूछ लेंगे, कौन उसको हेड करता है वो पूछ लेंगे, और मेनली उनका काम क्या है। इस तरीके की जो कमेटी है, प्राइमेट बिल मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, दैट मीन्स निजी सदस्य विधेयक और संकल्प समिति जो है, कितने सदस्य हैं उसमें? 15 सदस्य हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखना आप।
द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, ठीक है, जिसको आप पब्लिक अकाउंट कमिटी बोलते हो, क्या कब आई थी? 1921 में आई थी क्या? मुझे कंफर्म करके बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से। लोक लेखा समिति बोलते हैं इसे हिंदी में। एस्टिमेट कमेटी यानी कि प्रांकलन समिति, इसमें बेसिकली एग्जाम्पल है कि जिसकी संसद पे आप इसे नियंत्रण कर सकते हो। कैसे? कि कितना खर्चा होगा जरा हमें बताना, ठीक है, पार्लियामेंट पूछ सकते हैं ना कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो ये तो एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, और कौन से ईयर में आई है ये मुझे बताओ। और क्या ये 30 मेंबर पूरे पूरे लोकसभा से होते हैं कि इसमें राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं, ये मुझे बताओ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप कैग बोलते हो, जिसको आप हिंदी में बोलते हो नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ये बेसिकली क्या है कि लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या है, दोस्त है, फ्रेंड है, फिलोसफर है, एक तरीके से दर्शक है, और गाइड है, बेसिकली मार्गदर्शक है, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट पे ये पीएससी काम करती है, राइट। नेक्स्ट जो कमिटी है पब्लिक अंडरटेकिंग पे, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम पर जो समिति है वो किसकी सिफारिशों से आई थी? वो आई थी कृष्ण मेनन कमेटी की सिफारिशों से, ठीक है। और ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कौन से ईयर में स्थापित हुई थी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अच्छा, जुडिशरी किस तरीके से कंट्रोल करती है आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, हमने देख लिया कि मतलब संसद कैसे कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कैसे करते हैं, जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यायिक नियंत्रण, कैसे, न्यायिक समीक्षा के द्वारा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की पावर किससे आती है? आर्टिकल 13 से आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के, और ये आया था यूएसए की देन है। यूएसए में 1804 में मेडिसन वर्सेस मालबरी वाला केस आया था, उसके बाद आया था, ठीक है। अच्छा, करप्शन के यानी कि भ्रष्टाचार के अलग अलग रूप है, जैसे कि आपके एम्बेजलमेंट यानी कि गबन, फेवरेटिज्म पक्षपात, नेपोटिज्म भतीजावाद, राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, ठीक है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है वो सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। संथानम कमेटी जो कि 1962 में आई थी, उसकी सिफारिशों पे आपकी केंद्रीय सतर्कता समिति बनी थी। कब? 1964 में। इसमें क्या होता है, एक चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, 3 मेंबर की कमेटी होती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड ग्रीवेंसेस, ठीक है। बेसिकली ये आपके कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट है गोरवाल रिपोर्ट। गोरवाल रिपोर्ट कब आई थी? 1951 में। नेक्स्ट ये है, ये अयंगर है। अयंगर एक कमेटी थी, ठीक है, गोरवाल रिपोर्ट से पहले थी कि बाद में थी, मुझे बताओ। क्या ये 49 में आई थी? मुझे ये बता देना, ठीक है। इसने रिकॉग्नाइज किया था कि किस तरीके से मंत्रालय किस तरीके से होना चाहिए। बोलते हैं जो मंत्रालय है ना, ये बोलते थे उसको 4 ब्यूरो में डिवाइड करना चाहिए। मंत्रालय को 4 ब्यूरो के सामूहिक मंत्रालय को मान्यता देनी चाहिए। एक ही इन्होंने बात बोली थी। दूसरी इन्होंने बोला था प्लेस अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री, कि आप ना विभागों और मंत्रालयों की संख्या पर एक सीमा लगा दें। ये दूसरी चीज़ इन्होंने बोला था ईच मिनिस्ट्री हैव 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, यानी कि हर एक प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की 3 श्रेणियाँ होनी चाहिए, ये चीज़ बोली थी। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी कमीशन, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी है जो 1966 में आई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई, ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन थे। उसके बाद आपको पता ही है, ठीक है, उसके बाद आपके मोरारजी देसाई के बाद कौन आया था? हनुमंता वेंकटचलैया, ठीक है, ये आए थे, राइट। उसकी फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी, इसने किस किस चीज़ों पे काम किया था? तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यानी कि संगठनात्मक रचना कैसी होनी चाहिए इंडिया के गवर्नमेंट की, ठीक है, इस पे एथिक्स कैसे होने चाहिए गवर्नमेंट, यानी कि आपके शासन में नैतिकता पे बात की थी। रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, आपका निजी प्रशासन कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये उसको पुनरुत्थान, उसका नवीनीकरण, इस पे बात की हुई थी। चौथा उन्होंने बात की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, यानी कि आपका जिला प्रशासन पे। पांचवा बात कर रखी थी आपके एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी कि कृषि प्रशासन पे। नेक्स्ट है कि अब आती है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। अब मुझे बताओ कि क्या ये 2005 में आई थी? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं आई थी तो सर्च करके बताओ कि कौन सी ईयर में आई थी।
ठीक है। इसमें इसके चेयरपर्सन कौन थे? वीरप्पा मोइली। ठीक है। अब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो थी उसने किस किस में काम किया था कि एथिक्स इन गवर्नेंस, कि आपके गवर्नेंस शासन में नैतिकता पे काम किया था। आइडेंटिफाई प्रोसीजर लीड्स टू करप्शन, कि वो सारी चीज़ें प्रक्रिया की पहचान भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है, वो सारी चीज़ें। तीसरा, एमिनेंट हरासमेंट ऑफ ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट। ठीक है। अगर किसी ईमानदार सिविल सेवक का प्रख्यात उत्पीड़न उस पर। ठीक है। स्टेप्स टू इंश्योर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल। ठीक है, कि कौन कौन से राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कदम। पांचवा है स्टेप्स टू इंश्योर इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपके जिला प्रशासन सुनिश्चित करने के कदम। नेक्स्ट है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि पंचायती राज संस्था। ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट पे बात करी थी इन्होंने, संकट प्रबंधन पे, और इश्यू ऑफ फेडरल पॉलिटी यानी कि संघीय राजनीति का मुद्दा, इन सब पे बात करी थी। ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ टर्म्स थी जिसपे आपकी इन कमिटीज़ ने बात कर रखी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो ऑडिट रिपोर्ट आती है आपके पार्लियामेंट में, तो उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाती है। ठीक है, जो पार्लियामेंट के साथ जो ऑडिट रिपोर्ट आती है किस तरीके से सारा काम हुआ है, तो वो आप पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी इंडिया, उसने बोला था कि हमारे पास ना लोकपाल और लोकयुक्ता आना चाहिए। 1976 में इसको बोला था कि यार हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, कि इतने इतने टाइम तक, तो अगले अब बोला था 66 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी 1966 में आई थी। उन्होंने बोला था कि अगले 10 साल तक लोकपाल और लोकयुक्ता आ जाना चाहिए। ठीक है, 1966 में एआरसी ने बोला था, और 68 में आपके संसद में प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ स्टेट शुड बी पुट अंडर द चार्ज ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि किसी भी राज्य के कार्मिक विभाग को राज्य के मुख्य सचिव के प्रभार में रखा जाना चाहिए। ठीक है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो चीफ सेक्रेटरी है ऑफ अ स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी मैटर इन द प्रमोशन ऑफ स्टेट सिविल ऑफिसर्स टू ऑल इंडियन सर्विसेज। किसी राज्य का मुख्य सचिव सभी भारतीय सेवाओं के लिए राज्य के सिविल अधिकारियों की पदोन्नति में किसी भी तरह से शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपने सिफारिश करी थी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं 30 सेकंड में, क्योंकि एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ सुन लो, आज आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क ये है कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट एआरसी बताई है, मैंने सेकंड एआरसी बताई है, तो आप देखो कि क्या क्या और चीज़ें आती हैं। जैसे कि सेकंड एआरसी में आपका ई गवर्नेंस का प्रावधान था, आपका आरटीआई का प्रावधान था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी 500 वाली एमसीक्यू वाली सीरीज़ भी चल रही है। इसके एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो 500 सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, और मेरे सब्सक्राइबर फटाफट से 20K तक हो जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए फ्री में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का बेसिक कोर्स लॉन्च करूँगी जिसमें सब कुछ होगा। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि वो व्यूज़ और आपके सपोर्ट पर डिपेंड करेगा कि कब क्या वीडियो आएगी, तो इसलिए सपोर्ट करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।